हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई एम विजेंद्र नागदा हियर विथ क्लास 8th चैप्टर, दैट इज़ द फर्स्ट वन, रिसोर्सेज। आज मैं आपके सामने क्लास 8 की फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स या संसाधन के साथ प्रस्तुत हूँ। और इस चैप्टर में हम संसाधन से जुड़े हुए सभी विषयों को और प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। और रिसोर्सेज जो है वर्ड, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है एनीथिंग विच सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड इज़ अ रिसोर्स। कोई भी वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है या मनुष्य के काम में आती है, दैट इज रिसोर्स या संसाधन। कोई भी वस्तु, हम इस अर्थ पर आसपास में जो भी चीज़ें देखते हैं, हमारे रूम में, हमारे घर पर, जहाँ पर भी जो भी चीज़ें देखते हैं, उनमें से जो वस्तु हमारे काम में आ रही वो सभी रिसोर्स कहलाती है। और इसमें हम उदाहरण के रूप में देखते हैं तो पानी, टेक्स्ट बुक, एयर, लैंड, वेजिटेबल, ऑल आर रिसोर्सेज। जितनी भी चीज़ें जो हमारे यूज़ में आ रही, चाहे कम आती है ज़्यादा आती है, एवरीथिंग इज़ ए रिसोर्स। अब रिसोर्स की जो अगर हम देखें तो कुछ रिसोर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ रिसोर्स कम महत्वपूर्ण होते हैं। तो किसी भी रिसोर्स को महत्वपूर्ण कौन बनाता है? तो इसका आंसर है दैट इज इट्स यूजेबिलिटी और यूटिलिटी। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। किसी भी संसाधन को जो है उसका उपयोग जो है वो उसे संसाधन बनाता है। अगर कोई चीज़ किसी उपयोग में नहीं आती है तो वो संसाधन नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर कोई चीज़ किसी उपयोग में आती है, किसी काम में आती है, तब वह संसाधन होती है। तो संसाधन जो है वो उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है। अब उपयोगिता किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। और इसी उपयोगिता के आधार पर कुछ रिसोर्स जो होते हैं बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं और कुछ रिसोर्स जो है कम वैल्यूएबल होते हैं। यानी हर संसाधन का कुछ न कुछ वैल्यू होता है और वो वैल्यू डिपेंड करता है उसकी यूजेबिलिटी पर। अब वैल्यू क्या होती है? वैल्यू मीन्स द वर्थ। मूल्य क्या होता है? मूल्य यानी उसकी कीमत, उसका एक तरह से उपयोग। अब वैल्यू से संबंधित कुछ बातें हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जनरली हम वैल्यू को मनी में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, मानते हैं कि किसी भी चीज़ को पैसे से खरीदा या बेचा जाता है, दैट इज़ इट्स वैल्यू। ठीक है, लेकिन हर चीज़ जो है वो पैसे से मापी तोली नहीं जा सकती। हर चीज़ की कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं रहती। जैसे यहाँ लिखा है सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ रिसोर्स जो है पैसे में खरीदे या बेचे जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनकी कोई कीमत नहीं लगा सकते। जैसे कि द एयर वी ब्रीथ, हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन निःशुल्क एटमॉस्फेयर में हमें अवेलेबल होती है, उसको हम मार्केट से नहीं खरीदते हैं और निःशुल्क हमें मिलती है, बिना पैसे के मिलती है, कोई फीस चार्ज नहीं होती है। लेकिन अगर ये ना मिले तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो इसकी कोई पैसे से वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारी लाइफ के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। इट इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल। इसके बिना हम जिंदा भी नहीं रह सकते। तो एयर हैज़ अ वैल्यू बट नॉट इकोनॉमिक वैल्यू। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है या कम होती है, लेकिन वो वैल्यूएबल बहुत सारे होते हैं। अब इस वैल्यू के बेस पर बहुत सारे रिसोर्स जो है वो अलग अलग रूप में उपयोगिता रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप may नॉट। एक सुंदर सा दृश्य, एक सुंदर सा सीन जो है वो उसके कोई पैसे में नहीं खरीद सकते या उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो हमें दिखने में अच्छा लगता है, दैट इज़ इट्स वैल्यू। वो उसकी वैल्यू है, वो बहुत सुंदर दिखता है। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू ऑफ एवरी रिसोर्स। हर रिसोर्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू होती है। किसी की इकोनॉमिक होती है, किसी की जो है सिर्फ उसकी ब्यूटी जो है वो उसकी वैल्यू होती है, किसी की जो है लो जो है उसको वैल्यूएबल बना देता है। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज ऑफ अ रिसोर्स। ठीक है, फिर रिसोर्स से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मॉडर्न टाइम्स में जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रही है कि आजकल जितनी भी चीज़ें इन्वेंट होती है उन सब का पेटेंट कराया जाता है। आपने भी ये वर्ड पेटेंट सुना होगा। पेटेंट का मीनिंग क्या होता है? पेटेंट इज़ द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। आजकल जो भी नई चीज़, नया आइडिया, नया इन्वेंशन, नई डिस्कवरी जो भी की जाती है, उसके ऊपर जो डिस्कवर करने वाला है उसका राइट होता है, उसी को पेटेंट कहा जाता है।
जो भी नई चीज़ डिस्कवर की जाती है उसके ऊपर उस डिस्कवर करने वाले के राइट को पैटेंट कहते हैं। और आजकल डिस्कवरीज को पैटेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है। नए नए जो भी रिसोर्सेज मार्केट में आ रहे हैं उनकी इन्वेंशन को पैटेंट कराना, रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी होता है। अब किसी भी रिसोर्स को उपयोगी बनाने में कुछ चीज़ों का बहुत रोल होता है। कोई भी संसाधन हमारे काम में आता है वो ऐसे ही अचानक से या एक ही दिन में काम में उपयोगी नहीं हो जाता है। कोई भी संसाधन बनता है तो बनने के बाद धीरे धीरे उसकी उपयोगिता जो है वो बढ़ती जाती है। तो एवरी रिसोर्स जो है वो यूज़फुल होता है लेकिन उसकी उपयोगिता कम ज़्यादा होती है। अब वो उपयोगिता कम ज़्यादा क्यों होती है या किसी की उपयोगिता अधिक क्यों हो जाती है, तो उसके लिए देखो यहाँ लिखा है टाइम एंड टेक्नोलॉजी are two important factors that can change substance into a resource। किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी तत्व को या फिजिकल एंटिटी जो होती है उसको समय और तकनीक जो है उसे उपयोगी बना देती है। पत्थर पड़ा है और उस पत्थर को हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको एक स्कल्पचर में कन्वर्ट कर दिया, देन इट बिकम अ रिसोर्स। तो टेक्नोलॉजी यूज़ की हमने और टाइम दिया उसको एक रिसोर्स बनने में। ठीक है, तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी कन्वर्ट अ सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स। अब रिसोर्सेज में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स के लिए यहाँ बात की गई है पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। लोग जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स होते हैं। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। मनुष्य के जो आइडियाज़ हैं, मनुष्य का जो नॉलेज है, उसकी जो डिस्कवरीज है, वही किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट रिसोर्स बनाती है। नेचर में सारी चीज़ें पहले भी अवेलेबल थी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मेटल्स, नॉन मेटल्स, जितने भी ये सब्सटेंस हैं ये नेचर में पहले भी अवेलेबल थे, लेकिन उस समय के मनुष्य के पास इनका यूज़ करने का नॉलेज नहीं था, उसकी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके पास आइडियाज़ नहीं थे, इसलिए ये सारी चीज़ें वेस्ट थी, किसी यूज़ में नहीं आती थी। लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स ने इनके जो है नॉलेज को अपना इतना वास्ट किया, उसको बढ़ाया और इन चीज़ों का यूज़ ढूंढ निकाला और इस वजह से ये सारी चीज़ें यूज़फुल हो गया। जितनी भी इन्वेंशन डिस्कवरीज है वो नेचुरल सब्सटेंस से ही मनुष्य के आइडियाज़ और उसकी डिस्कवरीज और उसके इन्वेंशन और नॉलेज की वजह से है। तो मनुष्य ही सबसे महत्वपूर्ण ह्यूमन रिसोर्स है या रिसोर्स है जो हर रिसोर्स को यूज़फुल बनाता है। ह्यूमन बींग आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज सभी जानते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ठीक है, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव, 3 प्रकार के संसाधन जो है प्रकृति में पाए जाते हैं। और इन तीनों ही प्रकार के संसाधनों को अब हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसा कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं देयर आर सो मेनी नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी हम प्रकृति में देखते हैं वो सब नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्स कहते किसे हैं? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, जो नेचर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। यानी जो नेचर से मिलते हैं और उनमें ज़्यादा कोई चेंजेस किए बिना हम उनका यूज़ कर लेते हैं, दे आर नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एयर वी ब्रीद, वाटर वी यूज़ एंड द लैंड, सोइल, ठीक है, प्लांट्स, these all are natural resources. The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soils, minerals are all natural resources. तो without much modification जिन संसाधनों को हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनको आगे फर्दर बहुत सारे और टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का कि नेचुरल रिसोर्स को फर्दर कौन कौन से टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहला टाइप जो है इसका वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, कहाँ से रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं, ठीक है, उनकी जन्म या उनकी शुरुआत के आधार पर दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज बायोटिक एंड सेकंड वन इज अबायोटिक। यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, दैट इज जैविक और अजैविक, बायोटिक और
अबायोटिक। फिर बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, समाप्यता के आधार पर, मतलब कुछ संसाधन समाप्त हो जाते हैं यूज़ करने के बाद और कुछ समाप्त नहीं होते हैं, उनको फिर से यूज़ किया जा सकता है। तो इस बेस पर संसाधन जो है वो दो प्रकार के हैं, रिन्यूएबल नवीकरणीय और नॉन रिन्यूएबल अनवीकरणीय। फिर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो वितरण के आधार पर संसाधन के दो प्रकार है, यूबिक्विटस सर्वव्यापी और लोकलाइज यानी किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले। फिर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो विकास के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं, एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स यानी वास्तविक संसाधन और पोटेंशियल यानी संभावी संसाधन। ठीक है, तो इन सभी जो संसाधनों के प्रकार हैं हम एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं, बायोटिक अबायोटिक, जैविक और अजैविक। बायोटिक संसाधन उनको कहते हैं दोज रिसोर्सेज विच हैज लाइफ आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्स। वो संसाधन जो जीवित पदार्थों से बने रहते हैं, जीवित चीजों के होते हैं, दे आर बायोटिक, जिनमें लाइफ होती है यानी जो जीवित होते हैं। एग्जाम्पल इसके हैं प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स, यानी जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स है वो सारे सब बायोटिक रिसोर्सेज हैं। ठीक है, क्योंकि वो जीवित वस्तुओं से बने हैं। फिर बात करते हैं अबायोटिक की, तो इसका बिल्कुल उल्टा होगा। अजैविक संसाधन वो संसाधन होते हैं दोज रिसोर्सेज विच डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड एज अबायोटिक। बहुत सारे रिसोर्सेज जो निर्जीव पदार्थों से प्राप्त होते हैं, जैसे लैंड, सॉइल, वाटर, मिनरल्स, ये सारे सब निर्जीव चीज़ों से बने होते हैं, प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें अजैविक या अबायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है। तो बहुत सिंपल सा है, जो जीवित पदार्थों से प्राप्त होते हैं वो बायोटिक, जो निर्जीव पदार्थों से प्राप्त होते हैं वो अबायोटिक। अब हम नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो विकास के आधार पर संसाधनों के दो प्रकार हैं, एक्चुअल और पोटेंशियल, वास्तविक और संभावी संसाधन। अब वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं, दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन, वो सारे संसाधन जिनकी क्वांटिटी हमें पता है, दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट, और जिनका वर्तमान में यूज कर रहे हैं। यानी वो सारे संसाधन जिनका हमें पता भी है और जिनका अभी हम यूज कर रहे हैं वो वास्तविक संसाधन हो गए। और वो संसाधन जो जिनकी न तो हमें क्वांटिटी पता है और न ही जिनका अभी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिनका हम फ्यूचर में यूज करेंगे, वो कौन से हो गए, पोटेंशियल। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, जिनका क्वांटिटी पता है और जिनका अभी हम यूज कर रहे हैं एक्चुअल, और जिनकी क्वांटिटी नहीं पता है और जिनका यूज भी नहीं कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में करेंगे, दे आर पोटेंशियल। अब एग्जांपल देखो, द रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रूर रीजन जो जर्मनी का है, वहाँ पर कोयला है, वो उसकी क्वांटिटी पता है और उसका यूज़ भी कर रहे हैं। पेट्रोलियम जो वेस्ट एशिया में जितने भी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर कितना पेट्रोल है वो सब हमें पता है और हम उसको निकाल भी रहे हैं। तो दिस इज़ एक्चुअल या वास्तविक संसाधन। फिर पोटेंशियल रिसोर्स जो है उसके एग्जांपल में देखो, राजस्थान एंड गुजरात हैज़ इनफ पोटेंशियल टू प्रोड्यूस सोलर एनर्जी। राजस्थान और गुजरात इंडिया की वो स्टेट्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी वहाँ पर जो है प्रोड्यूस की जा सकती है उस गर्मी का यूज़ करके, लेकिन अभी हम उस सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। और कितनी प्रोड्यूस की जा सकती है अभी ये भी आइडिया नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी और हम फ्यूचर में यहाँ की सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस भी करेंगे, यूज़ भी करेंगे। ठीक है, तो the solar energy that will be produced in Gujarat and Rajasthan will be the potential resource। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। फिर थर्ड आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार, नवीकरणीय और अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल। नवीकरणीय या रिन्यूएबल सोर्सेज उनको कहते हैं दोज विच गेट रिन्यूड और रेप्लेनिश्ड, जो जल्दी से फिर से बन जाते हैं, पुनः प्राप्य हो जाते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे फॉरेस्ट हैं, पेड़ पौधे जितने भी हैं, वाइल्ड लाइफ है, वाटर है, जितने भी एनिमल्स जानवर हैं, और पानी है जो रेन से फिर से प्राप्त हो जाता है। अर्थ पर जो रेन साइकिल या वाटर साइकिल है उसके थ्रू रोटेट होता रहता है, यूज भी आता है और रोटेट होता रहता है और फिर से हमारे पास रेन के थ्रू पहुंच जाता है। तो ऐसे सारे रिसोर्सेज जो फिर से रिन्यूड हो जाते हैं, दे आर रिन्यूएबल। और वो रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जिनके लिमिटेड स्टॉक है इस अर्थ पर और जो एक बार यूज़ करने के बाद फिर ख़त्म हो जाते हैं,
ठीक है, उनको जल्दी बनाया नहीं जा सकता या जल्दी बनते नहीं है, दे आर नॉन रिन्यूएबल या अनवीकरणीय। एग्जाम्पल्स इसके हैं मेटल्स, जितने भी टाइप के मेटल्स या मिनरल्स हैं, ऑल मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल डीजल जितना भी है, दैट इज ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय। यूज हो गया, खत्म हो जाएगा, फिर ये अर्थ पर वापस जल्दी नहीं बन पाएगा, इसलिए इट इज नॉन रिन्यूएबल। फिर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज। यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी शब्द से में ही इसका अर्थ है कि रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह मिलते हैं, मतलब मोस्टली हर जगह पाए जाते हैं, सभी जगह उपलब्ध होते हैं, दे आर यूबिक्विटस और सर्वव्यापी। लाइक द एयर वी ब्रीथ इज यूबिक्विटस। ठीक है, पानी जो है, सोलर एनर्जी जो है, सनलाइट जो हम हर जगह मिलती है, प्लांट्स जो है एवरीवेयर अवेलेबल होते हैं, तो दैट इज यूबिक्विटस। लोकलाइज्ड में वो सारे संसाधन, दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस, निश्चित स्थान पर ही मिलते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं, वो जो है वो लोकलाइज्ड या जो है क्षेत्रीय संसाधन कहे जाते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल जितने भी मिनरल्स हैं वो लोकलाइज्ड है। मिनरल्स हर जगह नहीं मिलते, आयरन हर जगह नहीं मिलता है, लोहा हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, ना पेट्रोल डीजल हर जगह मिलते हैं, ना कॉपर मिलता है या गोल्ड मिलता है। तो जितने भी मिनरल्स हैं दे आर लोकलाइज्ड। और एयर, लैंड जो है, सोइल है, या फिर प्लांट्स हैं और वाटर है, दीज आर क्लासिफाइड एज सर्वव्यापी या यूबिक्विटस रिसोर्सेज। फिर ये जो जितने भी संसाधन हैं वो हर जगह क्यों नहीं मिलते, कहीं कहीं क्यों मिलते हैं, इतना डिफरेंस क्यों होता है, कहीं तो मिलते हैं कहीं नहीं मिलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो देर आर सो मेनी रीजन्स on which the distribution of natural resources dependent. They are physical factors like terrain, climate and altitude. किसी भी प्लेस का जो स्थलाकृति होती है, लैंडस्केप होता है, वो सेम नहीं रहता है, वहाँ का क्लाइमेट सेम नहीं होता है। कुछ प्लेसेस हाई एल्टीट्यूड पर, ऊंचाई पर होते हैं, कुछ लो एरियाज में रहते हैं, कुछ प्लेन्स होते हैं, कुछ माउंटेन्स होते हैं, कुछ डेजर्ट्स होते हैं, कुछ कहीं कहीं सी होता है। तो देर आर वेराइटी ऑफ फिजिकल लैंड। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, हर जगह सभी संसाधन अवेलेबल नहीं होते, कहीं कहीं ही ये संसाधन पाए जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से संसाधनों का वितरण असमान है, देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इन सारे कारणों की वजह से जो है संसाधन सभी जगह समान मात्रा में नहीं उपलब्ध होते हैं। फिर बात करते हैं मानव निर्मित संसाधनों की। ठीक है, तो मानव निर्मित या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो नेचुरल सब्सटेंस को ही क्या कर दिया गया, टेक्नोलॉजी और बाकी सब चीज़ों के यूज़ के द्वारा, मनुष्य ने अपने नॉलेज के द्वारा उसको एक यूज़फुल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आयरन ओर जो जमीन में मिलता है, दैट वाज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट, जब तक लोगों ने उस आयरन का यूज़ नहीं ढूंढ लिया। तो नेचर में बहुत सारे संसाधन अवेलेबल है, लेकिन उनको ह्यूमन बींग्स अवेलेबल बनाते हैं या यूजफुल बनाते हैं। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो जितने भी ये बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी है, ये सारे सब ह्यूमन मेड रिसोर्स है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन मेड रिसोर्स है, दैट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ही क्या करती है, हर रिसोर्स को यूजफुल से मोर यूजफुल बना देती है। ठीक है, टीवी जो एक रिसोर्स था, ब्लैक एंड वाइट था, उसमें टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, आज टीवी एलईडी के रूप में हमारे सामने है, जो कि बहुत यूजफुल है। फ़ोन जो है एक रिसोर्स था, ह्यूमन मेड रिसोर्स था, जिसमें हम कम्युनिकेट करते थे, लेकिन आज मोबाइल फ़ोन के रूप में हमारे पास एक स्मार्ट डिवाइस है जो कम्युनिकेशन से बातें करने के अलावा और बहुत सारे फंक्शंस भी हमें प्रोवाइड करता है। तो वो कौन सी चीज़ है जिसने फ़ोन को इतना, मोबाइल फ़ोन को इतना यूजफुल बनाया, दैट इज़ टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। फिर इसके बाद तीसरे टाइप की बात करते हैं, तीसरे टाइप के रिसोर्स जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स या मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी। ह्यूमन बींग्स जो है वो
किसी भी चीज़ को संसाधन के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन वो ह्यूमन बींग्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट संसाधन हैं जिनके पास नॉलेज है, स्किल है और टेक्नोलॉजी है। यानी ह्यूमन में से भी वो ह्यूमंस जो ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, ज़्यादा स्किलफुल हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले हैं, वो किसी भी तरह से ज़्यादा यूजफुल रिसोर्स होते हैं। सारे ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग, लेकिन हर ह्यूमन बींग इक्वल ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ ह्यूमंस का नॉलेज या स्किल या टेक्नोलॉजी जो है वो उतनी अच्छी नहीं होती, और कुछ ह्यूमंस जो हैं वो वेरी वेरी स्किलफुल होते हैं, वेरी नॉलेजेबल होते हैं, और उनकी टेक्नोलॉजी जो है लेटेस्ट रहती है। तो ह्यूमन बींग्स में भी नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी जो होती है वो ह्यूमन बींग्स में उनकी उपयोगिता को बढ़ा देती है। ठीक है, और इसी वजह से ह्यूमन बींग्स को सबसे स्पेशल रिसोर्स कहा गया है। अब ह्यूमन रिसोर्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? तो डॉक्टर इज ए रिसोर्स, टीचर इज ए रिसोर्स, सोल्जर इज ए रिसोर्स, फार्मर इज ए रिसोर्स, ड्राइवर इज ए रिसोर्स, प्लम्बर इज ए रिसोर्स, एवरी पर्सन हु इज डूइंग समथिंग इज ए रिसोर्स। ठीक है, हर ह्यूमन बीइंग एक रिसोर्स है। अब उसका यूज कम या ज़्यादा हो सकता है, उसकी उपयोगिता कम या ज़्यादा हो सकती है, और वो उपयोगिता कम या ज़्यादा होती है इन तीन चीज़ों की वजह से। तो आप भी बहुत उपयोगी रिसोर्स है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब इसको सुन रहे हैं, वो सब दे ऑल आर ह्यूमन रिसोर्स। लेकिन आपको ये तीन चीज़ें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। और जब ये तीनों आपके अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो जिस फील्ड में भी आप जाएंगे, चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने या फार्मर बने, यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल रिसोर्स। आप देश के लिए बहुत उपयोगी संसाधन बन जाएंगे। अब चैप्टर के लास्ट में आता है मेन पॉइंट कि जितने भी संसाधन हैं उसमें से जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं दे आर नॉट रिन्यूएबल, वो अनवीकरणीय है। बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो अनवीकरणीय है नेचुरल रिसोर्स में से, और अगर ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, हम उनका सही ढंग से यूज़ नहीं करते हैं, तो फिर हमारा जो सारा डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है। तो अगर हमें डेवलपमेंट को कंटिन्यू करना, आगे भी चलाए रखना है कि हमारा डेवलपमेंट कभी रुके ही नहीं, तो उसके लिए क्या करना है? इन सारे ही संसाधनों का हमें बहुत ही प्लान्ड वे में, योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना है और संसाधनों को बचाना है। तो रिसोर्सेज को बचाना या उनका प्लान्ड वे में यूज करना, उसको जो है एक नई टर्म के रूप में कहा जाता है, दैट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। संसाधनों का बहुत ही सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, दैट इज संसाधन संरक्षण। ये है संसाधन संरक्षण। तो संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, और संसाधन संरक्षण करेंगे तभी क्या है, हमारा विकास आगे भी चलता रहेगा, ये मानव सभ्यता आगे भी कंटिन्यू रहेगी। अब मानव संसाधन या संसाधनों का संरक्षण करने का जो बेस्ट वे है, जो वर्ल्ड में सभी जगह यूज़ किया जाता है, 3 Rs जो है वो जनरली यूज़ किए जाते थे, अभी ये 4R 5R के रूप में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये जो है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल आर द बेस्ट मेथड टू कंजर्व रिसोर्सेज। कम से कम संसाधन का उपयोग करना, उसका बार बार उपयोग करना, और उसको रिसाइकलिंग के लिए समय देना, पुनः चक्रण के लिए समय देना, ये 3 तरीके हैं जिसके द्वारा हम रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द 3 जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो हैं। इसके अलावा और नए नए 3 Rs 4 Rs 5 Rs जो हैं वो भी अभी लेटेस्ट यूज़ किए जा रहे हैं। आप खुद जानते हैं अपने घरों पर किस तरह से हम इनका यूज़ करके संसाधनों को बचा सकते हैं। अब यही यहाँ हमने देखा कि संसाधनों को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि हमें इस मानव सभ्यता का आगे भी जो है विकास करना है। तो ऐसा विकास जो भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाए, डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, इट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। सतत का मतलब कंटिन्यू, ऐसा विकास जो कंटिन्यू चलता रहे। तो अगर सारे संसाधन बचे रहेंगे तो हम आगे भी उनसे चीज़ें बना पाएंगे, हमारी इस डेवलपमेंट को जो है आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। और अगर हमारे संसाधन खत्म हो गए तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। ठीक है, तो रिसोर्स कंजर्वेशन के थ्रू हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया गया विकास
जो है वो सतत पोषण विकास कहलाता है। दिस डेवलपमेंट मीट द डिमांड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को भी पूर्ति करे और भविष्य की आवश्यकताओं को भी, संसाधनों को बचा कर रखे, उसे ही सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाना और वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना, ये दोनों ही चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है कहलाती हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, सिद्धांत क्या क्या हैं, ठीक है, क्यों करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देयर आर 6 प्रिंसिपल्स जो यहाँ मेंशन किए गए हैं। टू रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, ह्यूमन बींग्स, वाइल्ड लाइफ, डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं, उन सब की लाइफ को रेस्पेक्ट देना, उन सबको बचा कर रखना। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो हमारी अर्थ से एक्सटिंक्ट हो गए हैं, खत्म हो गए, समाप्त हो गए। और अगर हम ऐसे ही उन बिना सोचे समझे और भी इस तरह के इन प्लांट्स और एनिमल्स का यूज़ करते रहेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। तो उनको बचाने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। सेकंड, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। जितने ये एनिमल्स और प्लांट्स और जितनी तरह के ये रिसोर्सेज हैं, अगर ये अवेलेबल रहेंगे तो ह्यूमन बींग्स की लाइफ आगे भी जो है वो बहुत क्वालिटी वाली रहेगी, उच्च गुणवत्ता वाली रहेगी। ह्यूमन बींग्स एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। अगर रिसोर्सेज खत्म होते जाएंगे तो ह्यूमन बींग्स की लाइफ धीरे धीरे मिजरेबल या दयनीय होती जाएगी। तीसरा, कंजर्व्स द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। अर्थ पर इतने सारे रिसोर्सेज है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, इंसेक्ट्स और प्लांट्स और जो है वैरायटी ऑफ मिनरल्स अर्थ पर मिलते हैं। तो उन सब को बचा कर रखना, जो अर्थ पर हैं वो सब बचे रहें, उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करना बहुत ज़रूरी है। रिसोर्स कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर हमारे इस अर्थ को, जो ह्यूमन बींग्स के लिए ओनली प्लानट है वेयर ह्यूमन बींग्स कैन सर्वाइव, तो अगर ह्यूमन बींग्स को इस अर्थ पर सर्वाइव करना है तो इस अर्थ के डिप्लीशन को रोकना पड़ेगा। और इसी डिप्लीशन को रोकने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। फिर द चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्स कंजर्वेशन इसलिए भी जरूरी है कि हम ये ना सोचे समझे कि अर्थ पर सब कुछ अनलिमिटेड है और सब ह्यूमन बींग्स के यूज़ के लिए। अर्थ पर जो भी चीज़ें अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और उसकी वजह से ह्यूमन बींग्स की लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो इसके प्रति हमारे एटीट्यूड को हमें चेंज करना है कि ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएंगे। तो उस दृष्टिकोण में चेंज लाने के लिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। सतत पोषणीय विकास की विचारधारा या सिद्धांत ज़रूरी है। और लास्ट है, टू इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कम्युनिटी, समुदाय रहता है, वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट की केयर करे, उसको ध्यान दे, उसको प्रिजर्व करे, उसको प्रोटेक्ट करे। और वो प्रोटेक्ट रहेगा तो ह्यूमन बींग्स भी प्रोटेक्ट रहेगा। इस तरह की चीज़ों को मनुष्य के अंदर लाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आइडियोलॉजी बहुत ज़रूरी है। तो ये वो 6 प्रिंसिपल है जिसके थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है वो बहुत आवश्यक है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है, पूरा चैप्टर मैंने यहाँ कवर कर लिया है। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।